वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का वो ओजस्वी स्वर है जिसने सोए हुए भारत को जगाया और भारतीयों की यही चेतना और आत्मविश्वास ब्रिटिश सरकार के लिए नासुर बन गया, जिससे डरकर अंग्रेजों ने इस गीत के प्रचार प्रसार को रोकने की हर संभव कोशिश की। इसे गाने या सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि इसके लिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे तक चलाए। लेकिन अंग्रेजों का हर प्रयास असफल रहा और वंदे मातरम भारतीय चेतना के रूप में इस प्रकार रचा बसा कि इसके स्वर हर आंदोलन और हर संघर्ष में गूंज उठे। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत सड़कों, सभाओं और जेलों में प्रतिरोध का स्वर बन गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये गीत लोगों को एकजुट कर रहा है, तो उसने इस गीत को राजद्रोह भड़काने वाला कहा और इसकी सार्वजनिक सभाओं में गाने पर चेतावनी जारी की। 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के विरोध में वंदे मातरम एक बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त राजनीतिक नारे के रूप में उभरा। 1906 तक ये नारा पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इस नारे के प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के उद्घोषण पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में इसे सार्वजनिक सभाओं में गाने से भी मना कर दिया। लेकिन जनता ने इस प्रतिबंध का विरोध किया और ये नारा और वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादियों के लिए शक्ति के प्रतीक बन गए। अंग्रेजों ने नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया कि उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने तक की धमकी दे दी थी। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के प्रभाव को रोकने के लिए बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंदो द्वारा शुरू किए गए अखबार वंदे मातरम पर 1907 में सेंसरशिप लगाई और बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने श्री अरविंदो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वंदे मातरम के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उकसाने का काम किया है। 1908 में जब लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले जेल भेजा जा रहा था, तब वंदे मातरम नहीं गाने के अंग्रेजों के मौखिक आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने वंदे मातरम गीत गाया। ऐसा करने पर ब्रिटिश पुलिस ने कई युवाओं को पीटा और कई लोगों को गिरफ्तार किया। आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम की लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए बेहद निर्मम और कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे राजनीतिक नारा घोषित किया और जुलूसों में गाने या पोस्टर पर लिखने पर भी रोक लगा दिया था। वंदे मातरम कहने पर अंग्रेजों द्वारा लोगों को गिरफ्तार करना और मारा पीटा जाना आम बात थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों से भी लोगों को निकाल दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के तमाम ज्यादतियों और प्रतिबंधों के बावजूद बंग भंग आंदोलन के समय बंगाल की धरती से उठे वंदे मातरम की गूंज ने न सिर्फ बंगाल के बंटवारे को खत्म करा दिया, बल्कि भारत को स्वाधीन कराने में और राष्ट्र की एकता को एक मजबूत आधार देने में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है, जो युगों युगों को पार करते हुए भारत की शैक्षिक और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बन गया। जब ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा, तब ये गीत दास्ता के अंधकार में दीप शिखा बनकर प्रकट हुआ। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, आत्मविश्वास टूटा हुआ था और जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी चेतना प्रतीक की आवश्यकता थी। और वंदे मातरम उस कालखंड की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उद्घोष बना। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तब उसके विरोध में वंदे मातरम न केवल प्रमुख स्वर बना, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और समृद्धि की संकल्पना का प्रतीक भी बन गया। बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जब 7 अगस्त 1905 को हजारों छात्रों और बंगाल की जनता ने तत्कालीन कलकत्ता में टाउन हॉल की तरफ जुलूस निकाला, तो पूरा वातावरण वंदे मातरम की गूंज से भर गया और सही मायने में ये उसी दिन राष्ट्रीय गीत बन गया, जब बंगाल की जनता और छात्रों ने इसे सड़कों पर गाकर आंदोलन का नेतृत्व किया।
गाने और नारे के तौर पर वंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन से छात्रों को अलग रखने के लिए अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई छात्र स्वदेशी सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल में 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तमाम चेतावनी और यातनाओं के बावजूद छात्रों ने जुलूस निकाले और वंदे मातरम का गायन किया। कलकत्ता के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने सड़कों पर मार्च किया, जिनके हाथों में तख्तियां थीं और होठों पर वंदे मातरम। अंग्रेजों का दमन जितना बढ़ा, प्रतिरोध की ज्वाला उतनी ही तेज होती गई और वंदे मातरम उतनी ही प्रबलता से स्कूलों, कॉलेजों में लोकप्रिय होता गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थानों में वंदे मातरम से छात्रों की गोष्ठियों की शुरुआत होती थी। छात्र इस गीत को मनोबल का हथियार बनाकर गाते थे। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए सभी आंदोलनों में वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान का सशक्त शिखर बनकर उभरा। जब जेल में बंद युवाओं को इन नारों की अनुमति नहीं होती थी, तब वे धीमे स्वर में वंदे मातरम गुनगुनाते थे। स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम स्कूलों, कॉलेजों की प्रार्थनाओं का हिस्सा बना। पाठ्य पुस्तकों में इसके इतिहास को जगह मिली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये गीत राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बना। आज वंदे मातरम डिजिटल क्लासरूम्स, एनसीसी कैंप्स और विश्वविद्यालय समारोहों में गूंजने के साथ ही हर भारतीय के दिल में गूंजता है। अब ये केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि नागरिक कर्तव्य का संदेश है। स्वाधीनता से पहले भी वंदे मातरम भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, आज भी है और सदैव रहेगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक नारे, गीत और प्रतीक उभरे, लेकिन वंदे मातरम जैसा व्यापक, गहन और दीर्घकालिक प्रभाव किसी और रचना का नहीं रहा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि गुलामी के अधिकार में उम्मीद का प्रकाश था। ये वो स्वर था जिसने आम नागरिकों को आंदोलन का सक्रिय भागीदार बनाया और औपनिवेशिक सत्ता के लिए सबसे बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर दिया। ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम की अमिट विरासत समय की सीमाओं से परे आज भी उतनी ही सशक्त और उज्जवल है जितनी 150 वर्ष पहले थी। आज जब हम वंदे मातरम का गायन करते हैं तो हम केवल इतिहास की ओर नहीं देखते, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के एक जीवंत प्रतीक का उत्सव मनाते हैं, जिसकी उपस्थिति समय के साथ आधुनिक भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से समाती चली गई। अपने 150 वर्षों के इतिहास और यात्रा में वंदे मातरम पूरे सम्मान और गर्व के साथ असंख्य रूपों में गूंजता रहा और आज भी गूंजता है। ये गीत केवल स्वतंत्रता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी द्योतक है। ये उन बलिदानों की याद दिलाता है जिनसे इस अनूठी पहचान की रक्षा और संरक्षण हुआ। वंदे मातरम अतीत के संघर्षों और वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ियों की आकांक्षाओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। वंदे मातरम हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम और अधिक परिश्रम करें ताकि भारत को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके, जो विश्व के सभी देशों के बीच गर्व से सिर उठाकर खड़ा हो। वंदे मातरम का सांस्कृतिक प्रभाव तो अत्यंत विशाल है। गंगा तट पर चिनसुरा में एक मित्र के घर पर अल्प प्रवास के दौरान ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये संक्षिप्त 2 पदों का गीत, जो प्रारंभ में उनकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ और 1872 में आनंद मठ के माध्यम से मातृभूमि के प्रति आत्मा को झकझोर देने वाली स्तुति बन गया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसके गायन के बाद ये जन जन में अग्निशिखा की भांति फैल गया। बंगाल से लेकर समस्त भारत तक लोगों की चेतना को उद्वेलित करते हुए ये स्वतंत्रता का गीत
विरोध का उद्घोष और भारत माता की वंदना बन गया। 7 नवंबर 1875 को प्रकाशन के 150 वर्ष बाद वंदे मातरम ने इस महान राष्ट्र के जीवन में अपना यथोचित और गौरवपूर्ण स्थान सुदृढ़ कर लिया है। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक होने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाने वाला एक सशक्त स्मरण है। ये स्कूलों में गाया जाता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में गूंजता है और युवाओं में राष्ट्र भक्ति के मूल्यों को स्थापित करता है। ये सामूहिक और साझा विरासत के महत्व को सिखाता है। वंदे मातरम।